बेटा मार्च 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस पेपर में पेपर 42 है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। इस पेपर को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ को हमने डिस्क्राइब करना है, कमेंट्री करनी है। तो बेटा याद रखिए, अगर डिस्टेंस का ग्राफ हो तो हमने उसकी स्पीड के बारे में बातें करना होती है, और अगर स्पीड का ग्राफ हो तो हमें उसके एक्सेलरेशन की बातें करना होती है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली यू आर गिवन ग्राफ ऑफ स्पीड and now we have to discuss its acceleration, and you are given a certain period of time. In the first part of the question, 0.9 meter to 2.9 meter. So 0.9 meter, this is the time interval in which we have to discuss the acceleration of the object. And if you look at the graph, then the graph is a horizontal line between this interval of time. And if graph is a horizontal line, it means the speed is constant. And if the speed is constant, it means it has no acceleration. Speed is constant, constant speed, and this constant speed means no acceleration or zero acceleration. And then during this interval of time, the speed is decreasing. And you know, if the speed is decreasing, then it means it has deceleration, and the graph is a straight line. It means it is constant deceleration. It is constant deceleration. And it is the final interval of time in which the time interval is between 3.5 second to 4.5, and the graph is a horizontal line, and this horizontal graph is along x-axis. And if the graph is horizontal as well as it is along x-axis, so the object is not moving, the speed is constant, the object is not moving. अच्छा बेटा, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा मोबाइल कनेक्ट किए हो ना राउटर से, तो डिस्कनेक्ट कर दो। मैं नीचे जा रहा हूँ पढ़ा। अच्छा बेटा, इन द लास्ट इंटरवल ऑफ टाइम the graph is on along x-axis, so the speed is 0. It means no movement, no speed, and no acceleration. So by the way, question is very simple. And now we are solving the next part of the question. And the next part of the question is, you are given a speed, and the speed is 8.9 meter per second. अच्छा बट आई एम चेंजिंग माई पोजीशन। मैं क्लास पढ़ाने के लिए पहले अपने अब्बा के पास बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ शोर बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको देखने के लिए मेहमान आए हुए। अब मैंने बेटा जगह चेंज की है अपनी, तो 1 मिनट बेटा मुझे बैठने का मौका दीजिए, और अब मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूँ। और बेटा मैंने माइक्रोफोन भी नहीं लगाया हुआ, इसीलिए आपकी आवाज भी शायद सुनने में मुझे प्रॉब्लम लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा लाउडर बोल रहा हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, another bus traveling at speed 8.9 meter per second, brakes applied with constant force, the mass of the bus is given, distance is given, and now you have to calculate kinetic energy. तो बेटा फाइक आप जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने में। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, एंड द वेलोसिटी इज 8.9। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो तो फाइक बेटा बताइए क्या आंसर आता है। सेवन 12890। अब इसे 890 को अगर मैं राउंड ऑफ मार लूं तो ये बन जाएगा राउंड ऑफ करवाइएगा बेटा, इसको क्या करना है राउंड ऑफ भाई, 713, और इसको मैंने सारा का सारा मार दिया 0, और इस 3 को भी राउंड ऑफ कर दूं तो खैर बहुत ही ज्यादा राउंड ऑफ हो जाएगा, इतना काफी है। इट इज द एनर्जी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है बेटा। तो स्पीड और मास गिवन था, स्पीड और मास जब गिवन हो तो हाफ mv² के फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन। तो बेटा मोहम्मद सलीम, हम फरवरी मार्च 2024 का पेपर कर रहे हैं जो इट इज द लेटेस्ट पेपर। तो इस पेपर में मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सॉल्व करके बेटा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। एंड नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू द बस टू स्टॉप। बस पे कितनी फोर्स लगाऊंगा इसको स्टॉप करने के लिए, जबकि बस स्टॉप हो रही है इन अ डिस्टेंस ऑफ 23 मीटर। तो जरा सुनिए, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है। वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी से वर्क होता है। और वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, we have already calculated work is 713,000, it is work. We have to calculate force and the distance is 23 मीटर। 23 मीटर बेटा वहां मल्टीप्लाई है, 23 मीटर बेटा यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। और बेटा डिवाइड करके बेटा मुझे फोर्स बता दीजिए बेटा, 5 क्या फोर्स आ रही है? सेवन वन थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई 20, 31000, बस ना? ठीक है बेटा, और ये न्यूटन में फोर्स होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सीधा और मासूम सा निकला, जो हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इम्पल्स। तो इम्पल्स में बेटा किसी बच्चे को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहेंगे ताकि बच्चे जागते भी रहें। तो बेटा ताहा, क्या आप हमें बता सकते हो इम्पल्स की डेफिनेशन? इम्पल्स क्या होता है बेटा ताहा? बिल्कुल सही सर, दो डेफिनेशन इसकी है हमारे पास। एक तो डेफिनेशन यही वाली है जो ताहा ने बताई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और दूसरी डेफिनेशन है चेंज ऑफ मोमेंटम। दोनों सही है, आप खाली चेंज ऑफ मोमेंटम लिखोगे वो भी चलेगी, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम लिखोगे वो भी चलेगी। तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम और चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा ठीक, उसके बाद आ रही है नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बेटा ये है कि जो रॉकेट है जब हमने उसको ऊपर लॉन्च किया तो वो गैसेस को एग्जॉस्ट कर रहा है। वेलोसिटी 1400 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 2800 केजी पर सेकेंड। देखो जब आप किसी नंबर की यूनिट देखते हो ना, यूनिट यूनिट लिखी हुई है केजी, केजी का मतलब होता है मास। पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है टाइम। तो ये उन्होंने मास पर यूनिट टाइम दिया हुआ है कि पर सेकंड में इतनी इतना मास रिलीज हो रहा है रॉकेट के इंजन से। अच्छा जी, कह रहे हैं फोर्स कैलकुलेट करें। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला बच्चे के दिमाग में या तो ma आता है या बच्चे के दिमाग में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दोनों सही है, दोनों सही है। पर अभी इंपल्स की बात हो रही है तो आई थिंक हमें बात करना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। डिनोमिनेटर में टाइम चाहिए होगा और ऊपर मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी। अब आप अगर गौर करें तो मास अपॉन टाइम मुझे इसमें नजर आ रहा है, मास अपॉन टाइम इसमें मुझे नजर आ रहा है। ये जो 2800 है केजी पर सेकेंड, इट इज मास पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी, सर वेलोसिटी है 1400, वेलोसिटी है 1400। जब आप बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो लिखा हुआ है शो दैट, आप देखिएगा आपको यही आंसर मिलेगा। और इसमें बेटा ये जो 3 जीरो है, इन 3 जीरो को उन्होंने किलो न्यूटन में लिख दिया है। 3 जीरो को उन्होंने किलो न्यूटन में लिख दिया है। तो इट इज 3900 किलो न्यूटन। तो बेटा फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन में मास पर यूनिट टाइम दिया हुआ था, इस मास पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी से बेटा हमने कर दिया मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लिया। तो ये भी यकीनन एक आसान सा पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम मास। कितना मास
ये फोर्स लिफ्ट कर सकती है। तो याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करना हो ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो तो लिफ्ट करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा बॉडी के वेट के बराबर लगाते हैं। ठीक है ना, फोर्स लगाते हैं बॉडी के वेट के बराबर। तो बेटा जो फोर्स आप लगा रहे हो, मतलब ये जो इंजन फोर्स लगा रहा है, इट इज 3900 किलो न्यूटन, इट इज द फोर्स। और ये फोर्स वेट को लिफ्ट कर रहा है, वेट है mg। ठीक है ना, जितना भी लोड इसने उठाना है mg। बेटा m कैलकुलेट करना है, g 9.8 वाला ले लें और 9.8 वाला g लेके इसको डिवाइड करेंगे तो m का रिजल्ट आ जाएगा। इसको बाद में कर लीजिएगा, आगे जाने दें, क्योंकि सवाल मेरे ख्याल में बिल्कुल सीधा सा है। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेट 13,000 और टायर का एरिया आपको बता दिया है, प्रेशर पूछ रहे हैं। सर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इस क्वेश्चन में फोर्स कार का वेट है और ये वेट, और अगर बेटा ये वेट टायर पे आ रहा है तो वेट होगा जनाब 0.016। 0.016 ये एरिया हो गया। पर इसमें मैं एक जानबूझ के गलती कर रहा हूं। उस गलती को मैं किसी बच्चे से पूछूंगा ताकि मैं चेक करूं आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। हुनैन बेटा बताएं, मैंने फोर्स वेट लिखी है, एरिया भी सही लिखा है, फिर मैं क्या गलती कर रहा हूं हुनैन? जी सर, टायर है 4 और हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक टायर की। पूरी कार का वेट 4 टायर में जाके डिवाइड हो रहा है। तो सर इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। वो भी आप कैलकुलेटर चला के आराम से कर लीजिएगा, जो मैं नहीं करा रहा। अलबत्ता ये वाला जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा जरा मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल में। मुश्किल किस सेंस में कि क्वेश्चन ये है कि जब रोड पर कार चलती है तो कार के टायर में जो एयर होती है, कह रहे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सवाल है कार चलने से कार का प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल्स की टर्म्स में ये वाली बात समझानी है, कैसे प्रेशर बढ़ जाता है। तो जरा उसका आंसर सुनिएगा। आंसर मेरे ख्याल में 2 हैं, क्योंकि बेटा इस पेपर की अभी मार्किंग स्कीम आई नहीं है ना, अभी भी तो पेपर हुआ है लास्ट मंथ, तो अभी इसकी मार्किंग स्कीम नहीं है इंटरनेट पे अवेलेबल। तो मैं इसके आंसर को मेरे ख्याल में मैं 2 तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला स्टाइल देखिए, सर जब कार रोड पर चलती है तो कार का टायर जमीन के साथ रगड़ता है, फ्रिक्शन आ जाती है। सर जहां फ्रिक्शन आएगी ना तो फ्रिक्शन से थर्मल एनर्जी आएगी। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की स्पीड। 4 नंबर का सवाल है इसलिए काफी लंबी कर रहा हूं। ठीक है जनाब, फ्रिक्शन से थर्मल एनर्जी पैदा होगी, थर्मल एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ना और कोलिजन बढ़ना प्रेशर इंक्रीज करा देगा। ठीक है जनाब। सर टायर रोड पे चल रहा है, जमीन के साथ रगड़ रहा है, फ्रिक्शन पैदा करेगी थर्मल एनर्जी, थर्मल से बढ़ेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी, उनका कोलिजन बढ़ेगा और कोलिजन बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक तरीका हुआ है ये मेरे ख्याल में। मेरे दिमाग में एक दूसरा तरीका भी आ रहा है। वो तरीका बेटा ये है कि जब कार का टायर घूमता है तो टायर के साथ एयर भी घूमना शुरू हो जाती है टायर के अंदर। ठीक है ना, टायर के अंदर ही वो है तो टायर घूम रहा है तो एयर भी घूमेगी। तो जितनी हाई स्पीड से टायर घूमेगा उतनी हाई स्पीड से एयर के पार्टिकल भी टायर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं।
बल्कि एक प्रोग्राम हो रहा था टेलीविजन पे, उस पे ऐसे ही मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे थे, तो उसमें सवाल उसने ये पूछा था कि टायर, गाड़ी का टायर, जब गाड़ी रुक जाती है तो गाड़ी का टायर रुक जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जो कई घंटों तक फिर भी घूमती रहती है। गाड़ी रुक गई, गाड़ी का टायर रुक गया, लेकिन कई घंटों तक कोई चीज उसमें घूमती रहती है, बताइए वो क्या है? तो वो जो टीवी में उल्टे सीधे बातों का सवाल पूछे जा रहे होते तो उसी में से एक सवाल था, और उसका जवाब वाकई यही था कि सर, जो एयर टायर के अंदर घूम रही है ना, जब टायर रुक जाता है उसके बावजूद एयर कई घंटों तक घूमती रहती है, ड्यू टू द इनर्शिया। ठीक है जनाब। खैर, टायर के अंदर जो एयर है बेटा, वो एयर घूमेगी, जब घूमेगी टायर के साथ, तो सर घूमने की वजह से टायर के अंदर जो एयर है उसके पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, कोलिशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये भी एक रीजन हो सकती है, लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से मेरे ख्याल में फ्रिक्शन वाली ज्यादा सेंसिबल है, तो आप फ्रिक्शन वाली बात लिखिएगा, लेकिन ये वाली बात भी है कि जब टायर घूमता है तो उसके अंदर मौजूद एयर घूमती है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, एटसेट्रा। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि कोई गैस का सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है, जिसका प्रेशर इतना है, जिसका वॉल्यूम इतना है। तो बेटा इस प्रेशर को मैं कह रहा हूं P1 इनिशियल प्रेशर, इस वॉल्यूम को बेटा मैं बोल रहा हूं V1, इट इज इनिशियल वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जब हीलियम गैस सिलेंडर में है तो गैस का प्रेशर है 2 एक्सपोनेंट 6, गैस का वॉल्यूम है 0.026। अच्छा, अब इस गैस को सिलेंडर्स में जो हमने कंप्रेस की हुई गैस है, इससे अब वो बलून भर रहा है। ठीक है ना, बच्चों के जो टॉय बलून होते हैं उसमें जो हम हीलियम गैस भरते हैं, उस गैस को वो भर रहा है, और उसमें जाहिर सी बात है जो बलून में प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेशर जब इतना कम हो जाएगा, पहले इतना हाई प्रेशर था, अब इतना प्रेशर कम हो जाएगा, तो जब प्रेशर इतना कम हो जाएगा तो प्रेशर कम होने का मतलब यकीनन बहुत सारे बलून के अंदर उस एयर को भरा जा सकता है। जी, वहां पे ना एक ब्लू कलर का बैग रखा हुआ है, जाके देखना कबर्ड में। हाँ, उसकी आउटर जेब में देखो। अच्छा बेटा, वॉल्यूम जहां लिखा हुआ है वॉल्यूम, सर हम उस वॉल्यूम की जगह हम नंबर ऑफ बलून और नंबर ऑफ बलून इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जनाब। जरा एक और स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाह रही है, उनको मैं लिंक भेज रहा था, जरा सुनिए। तो जनाब कहना ये चाह रहा हूँ फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम में आपको बता रहे हैं कि एक बलून का वॉल्यूम इतना है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बलून। तो कितने सारे बलून फिल किए जा सकते हैं उस गैस से, कितने सारे बलून फिल किया जा सकते हैं उस हीलियम गैस से। तो कहना बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि लेफ्ट साइड के ऊपर हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, सिलेंडर में जो गैस है उस गैस का ये प्रेशर, सिलेंडर के अंदर जो गैस है उस गैस का ये वॉल्यूम, और इस सिलेंडर के प्रेशर इनटू वॉल्यूम को जब मैं लेकर आ गया बलून में, तो बलून का बेटा प्रेशर इतना है, बलून का वॉल्यूम, इससे पूछो, तो एक बलून का वॉल्यूम इतना है, बाहर हैंग हुई भी होगी बेटा, एक बलून का वॉल्यूम इतना है, तो कितने सारे बलून होंगे, नंबर ऑफ बलून कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया हो, क्योंकि काफी लंबी मैं सुना रहा हूँ, तो कोई बच्चा मुझे बता दे बेटा कितने नंबर ऑफ बलून आ रहे हैं मैक्सिमम, अगर कैलकुलेट कर लिया तो। और अगर नहीं किया तो बेटा आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बेटा बहुत पुरानी हमारे पास मौजूद है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट सेंटीग्रेड बढ़ा दे, वो हीट, वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट सेंटीग्रेड बढ़ा दे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इंक्रीजेस यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास
इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। खैर 50 दफा सुन चुके हैं हम ये डेफिनेशन, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको बता रहे हैं कोई ऑयल है, उस ऑयल का वॉल्यूम आपको बता रहे हैं, उस ऑयल की डेंसिटी आपको बता रहे हैं, उस ऑयल का मास आपने कैलकुलेट करना है। तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, या ये कह लें कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है। डेंसिटी ऑफ ऑयल 910, वॉल्यूम ऑफ ऑयल 0.0024, सॉल्व करोगे तो मास आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो बेटा मास आ जाएगा। और जब मास आ जाए तो कह रहे हैं कितनी हीट चाहिए होगी, इस ऑयल को गर्म करना है 20 सेंटीग्रेड से 180 सेंटीग्रेड तक, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है सी एम थीटा। सी स्पेसिफिक हीट दी हुई है बेटा 2000। मास यहां से आप कैलकुलेट कर चुके होगे, बता दो बेटा मास यार। उसके बाद थीटा, थीटा है सर 20 से 180 बढ़ा रहे हो सर, 20 से 180 बढ़ा रहे हैं। आज फाइक भाई को लग रहा है रोजा लग रहा है, वरना फाइक मुझे बड़ी जल्दी जल्दी आंसर बताते हैं। अच्छा जी 2.184 मास है, और उसी मास को बेटा इसके अंदर यार पुट कर दो तो जरा हीट भी आ जाएगी। उसी नंबर को बेटा मल्टीप्लाई मारो 2000 से, मल्टीप्लाई मारो 160 से, तो हीट एनर्जी आ जाएगी। तो उसको राउंड ऑफ करके जरा अच्छा सा कोई नंबर बोल दो ना यार। ठीक है जनाब, ये एनर्जी आता है। ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आखिर में कह रहे हैं पावर कैलकुलेट करें। सर पावर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और इस ऑयल को आप गर्म कर रहे हो फॉर 7 मिनट। 7 मिनट, सर मिनट को कन्वर्ट करें सेकंड में तो पावर आ जाएगी वॉट्स में। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगी। ठीक है जनाब, और इसको भी बेटा राउंड ऑफ कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये सवाल भी खत्म हो गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम आपके सामने लिखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को सामने रखते हुए नीचे एप्लीकेशन के सामने बताना है कौन सी वेव यूज होगी। जैसे लिखा हुआ है कैंसर का ट्रीटमेंट गैमा रेज से होता है, ये एग्जाम्पल है, बस इसको अब छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए एप्लीकेशंस के, उन एप्लीकेशंस के आगे आपने वेव का नाम बताना है। तो ये सवाल बारी बारी बच्चों से पूछूंगा, अगर आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं। आप बेटा बताएंगे ब्लूटूथ डेटा कनेक्शन कौन सी वेव के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर हम लोग करते हैं। ये सारे ऑप्शन बेटा आपके सामने लिखे हुए। जी बेटा फाइक, आप हमें मशवरा दीजिए, ब्लूटूथ डेटा कनेक्शन कौन सी वेव के जरिए हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। रेडियो वेव। अच्छा जी, ये भाई फाइक का कहना है रेडियो वेव। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर में जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं बेटा, उसमें कौन सी वेव यूज करते हैं। इंफ्रारेड, बिल्कुल सही आपने कहा। वैसे विजिबल लाइट भी होती है लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इंफ्रारेड बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उसके बाद आप ही बताएं बेटा सिक्योरिटी मार्किंग किससे के जरिए करते हैं। अल्ट्रावायलेट के जरिए, सही बता रहे हैं आप। अच्छा, स्टेरिलाइजिंग फूड किससे करते हैं जी। गैमा से करते हैं। गैमा कैंसर के सेल मार देता है, तो हर तरह के बैक्टीरिया भी मार देता है, गैमा रेज। वायरलेस इंटरनेट में बेटा माइक्रोवेव्स। अच्छा जी, इसके अंदर बेटा अभी जो मैं पिछली क्लास करके चुका हूँ,
उसमें एक स्टूडेंट के साथ काफ़ी लंबी हमने गुफ्तगू की है, तो उन्होंने ब्लूटूथ डाटा कनेक्शन को माइक्रोवेव के साथ कनेक्ट किया है और वायरलेस इंटरनेट को उन्होंने रेडियो के साथ कनेक्ट किया है। और दोनों में ही वायरलेस का चक्कर है, क्योंकि ब्लूटूथ भी वायरलेस ही होता है, ठीक है ना। अलबत्ता म, जो वायरलेस इंटरनेट है ना, उसमें हमने वेव को बहुत दूर भेजना होता है, और जब बहुत दूर भेजना है तो रेडियो वेव की वेवलेंथ बड़ी होती है, तो मुझे समझ में आता है कि वायरलेस इंटरनेट रेडियो और ब्लूटूथ डाटा कनेक्शन माइक्रोवेव। तो ये मेरी भी राय है, लेकिन मैं फाइक की बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने फाइक की बात को लिख दिया है। अब इस चीज के ऊपर बेटा मैं थोड़ी सी रिसर्च और करके इस चीज को फाइनल करता हूँ, क्योंकि पेपर बिल्कुल नया है, तो अभी इस पेपर के ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैं आप स्टूडेंट्स को इस लिस्ट को अपडेट करके दूंगा। सिर्फ इस सवाल के अंदर गड़बड़ है, इन दो चीजों पे, ब्लूटूथ डाटा कनेक्शन और वायरलेस इंटरनेट। फाइक का कहना कुछ और है, सुमाना का कहना कुछ और है, और मैं अभी इसको कंक्लूड नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों ही बच्चे बहुत सुपर पढ़ने में हैं भाई। तो मैं थोड़ा सा इस बात को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा दोनों बच्चों की। अच्छा जी, आगे चले। कह रहे जनाब बताइए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर क्या होती है। तो सर तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। उसके बाद जनाब आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा। मोहम्मद सलीम, आप अगर अपना माइक्रोफोन खोल सके, मोहम्मद सलीम, सिर्फ हमें ये देख के बता दें, इस तरह की डायग्राम जब नजर आती है तो आपके दिमाग में वेव का कौन सा टॉपिक जहन में आता है। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या पता नहीं क्या चीज है। हाँ मोहम्मद सलीम, हमें बताएं, इस तरह की डायग्राम को देख के दिमाग में क्या आता है, क्या है ये। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम हमें नहीं बताना चाह रहे हैं। भाई इस तरह की सर कभी भी आपको डायग्राम नजर आए ना जिसमें कोई वेव किसी गैप में से पास हो रही है, अगर कोई वेव किसी गैप में से पास हो रही है, तो समझ जाइए कि यहां पर हो रहा है वेव का डिफ्रैक्शन। यहां पर हो रहा है वेव का डिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा बेंडिंग हुई हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि जो वेव्स आ रही है ना बेटा, उन वेव्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी है। कहते हैं अगर वेवलेंथ बहुत बड़ी हो, अगर वेवलेंथ बहुत बड़ी हो और साइज ऑफ गैप छोटा हो, जैसा कि इसमें है, तो डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है जनाब। तो आपने इसके अंदर वेवलेंथ बड़ी बनानी है, लेकिन वेवलेंथ बड़ी बनाने में भी एक बात का ख्याल रखना है जो मैंने ख्याल नहीं रखा। वो क्या, कि सर जितनी वेवलेंथ क्वेश्चन में दी हुई है ना, डिफ्रैक्शन में वेवलेंथ छोटी या बड़ी नहीं होती। तो जितनी वेवलेंथ दी हुई है सर, आप उससे बड़ी वेवलेंथ पे जा भी नहीं सकते। तो तकरीबन इसको बेटा मेजर कर लें कि ये कितने सेंटीमीटर का है, और जितने सेंटीमीटर का बेटा ये हो, उतना ही गैप रखते हुए लाइनें बनाइएगा। तो याद रखिएगा, वेव फ्रंट के बिटवीन का गैप इट इज द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ डिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। तो ऑब्वियसली जितनी वेवलेंथ यहां पर है, उतनी ही वेवलेंथ यहां पर होना चाहिए। वेवलेंथ को ना छोटा कर सकते हो ना बड़ा कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि गैप से पहले वेव फ्रंट बनाए, तो बेटा मैंने ये वेव से पहले वाले वेव फ्रंट आपको बना के दिखा दिया। अच्छा, और आगे चले। इसमें क्या हो रहा है सर, गैप बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा गैप कर दिया है। तो वेव बोल रहा है ये वही वाली है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए। तो बेटा उतना ही गैप रखते हुए आप वेव फ्रंट पहले वाले भी बना लें, लेकिन जब इसके बाद वाले बनाओगे तो डिफ्रैक्शन आपने कम शो करना है। और अगर आपने डिफ्रैक्शन कम शो करना है, तो लेस डिफ्रैक्शन को शो करने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाते हैं। बेटा सीख लीजिए डायग्राम। मोहम्मद सलीम, क्या आपका माइक्रोफोन बेटा काम नहीं कर रहा? मोहम्मद सलीम माइक्रोफोन चेक करा दो यार, काम कर रहा है नहीं कर रहा, यस या नो कर दो बेटा। जब गैप बड़ा होता है, गैप वाइड होता है,
तो वाइडर गैप से होता है लेस डिफ्रैक्शन, और वाइडर गैप से जब लेस डिफ्रैक्शन होगा तो जो डायग्राम बनी हुई है इस तरह की आप डायग्राम बनाओगे। अच्छा बेटा, और आगे चले तो बहुत ही आसान और मासूम सा सवाल आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया है, ये मैंने आपको इमेज दिखाया है, इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन में आपने लोकेट करना है पोजीशन ऑफ लेंस। बताइए लेंस कहाँ है? तो हम आपको बता देते हैं लेंस कहाँ है। आप ऑब्जेक्ट की टिप को इमेज की टिप से मिलाइए, और ये रे सर प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रही है, जहां से पास हो रही है, दिस पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ लेंस। मैंने ऑब्जेक्ट की टिप को इमेज की टिप से ज्वाइन कर दिया, तो ये रेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां से कट करती भी जा रही है, इट विल बी द पोजीशन ऑफ लेंस। उसके बाद एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिए, और फिर वहां से उसे टिप ऑफ इमेज तक पहुंचा दीजिए। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। तो कह रहे हैं जनाब लेंस की पोजीशन को एल लिख दीजिए, वो मैंने एल लिख दिया। कह रहे हैं डिटरमिन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपने बतानी है। तो बेटा फोकल लेंथ बताने के लिए अगर आपके पास ये प्रिंटेड पेज हो तो बेटा आप ऑब्वियसली इस लेंथ को मेजर करोगे, और जो मेजरमेंट आएगी इट विल बी द फोकल लेंथ। मुझे नहीं पता कितनी आएगी, मैं ऐसी अंदाजे से लिख रहा हूं 3 सेंटीमीटर। मैंने बेटा ऐसी अंदाजे से लिखी है क्योंकि अभी मार्किंग स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो बेटा जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी जी 3 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा और आगे चले। कह रहे हैं अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब ले जाऊं और 2 सेंटीमीटर उसके करीब मूव करा दूं, अपनी इस पोजीशन से 2 सेंटीमीटर आगे ले जाऊं, तो भाई पहली बात तो जरा ये गौर कीजिए कि ये फोकल लेंथ राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर भी फोकल लेंथ इतनी तो होगी, और अगर लेफ्ट साइड पर भी फोकल लेंथ इतनी है तो क्वेश्चन ये है कि आप इसको आगे ले जाएं। इसको जब मैं आगे लेके जाऊंगा ना तो बेटा आगे ले जाने का मतलब मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आ गया अंडर फोकल पॉइंट, और आपको पता है कि अगर फोकल पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाए तो अब जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल इमेज होता है। अभी जो इमेज पहले से बना हुआ था वो रियल इमेज था। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर फोकल पॉइंट then it will form a virtual image. इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज अपराइट होगा, वर्चुअल इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और इस वक्त ये लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा, इसलिए आप देखिएगा वो इमेज भी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। सो इट विल बी मैग्नीफाइड इमेज, इट विल बी मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है जनाब। हम इस वक्त मार्च 2024 का लेटेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पेपर का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, लेंस का क्वेश्चन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन ये है कि आपने एक सर्किट ड्रॉ करना है पोटेंशियल डिवाइडर का। ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर पोटेंशियल डिवाइडर। तो मेरे ख्याल में तो 2 रेजिस्टर्स को मैं सीरीज में लगा दूंगा तो इट इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का क्या सिंबल होता है, ये बात मेरे जहन में नहीं आ रही। आप में से किसी को बेटा ये बात आती हो तो शेयर कीजिए इस बात को। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का सिंबल। हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके तो सिंबल हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का सिंबल।
हाँ बेटा, जहन में आती है कोई बात आपको? स्पाइक बेटा, अच्छा जी, ऐसा करते हैं यार, वो तो एक मिनट जरा हम इसको देख लेते हैं ना, गूगल से पूछ लेते हैं, सर्किट सिंबल, सॉरी, फॉर पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा जी, सही। हाँ, आप सही कह रहे थे यार, एरो बना के इस तरीके से दिखाना है, इसको एरो बना के दिखाना है इस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर को। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर को इस तरह से दिखाना है, ठीक है जी। तो देखिए जनाब, ये एक रेजिस्टर है बेटा, और इस रेजिस्टर पर अगर आप इस तरह का एरो बना के छोड़ देते हैं तो इट इज सिंबल फॉर पोटेंशियल डिवाइडर, इट इज पोटेंशियल डिवाइडर सिंबल सर्किट। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाए सर। अब हम नीचे आ जाते हैं तो इसके अंदर दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, और उसमें आपको बता रहे हैं कि इसमें जो इसकी वैल्यू है इट इज 1 किलो ओम, और जो वेरिएबल रेजिस्टर है इस वक्त आर, उसकी वैल्यू है 3 किलो ओम। इसकी वैल्यू बेटा 3 किलो ओम। सवाल ये है कि टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, बताइए ये वाला वोल्टेज कितना होगा? तो पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको हमेशा यूं पढ़ाया होता है कि अगर मैं इसको R1 बोल दूं, अगर बेटा मैं इसको R1 बोल दूं, 1 किलो ओम को R1 और 3 किलो ओम को R2, तो बेटा ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर रहा हूं। R1 है 1, R2 है 3, और टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। अच्छा बेटा, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल में 1.5 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा ये सवाल भी साबित हुआ कि वी आउट कैलकुलेट करना है एंड इट विल बी 1.5 वोल्ट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कैलकुलेट चार्ज। बेटा हुनैन, अगर आप अपना माइक्रोफोन बेटा चेक कराएं और हम चेक कर सकें आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। तो बेटा हुनैन, क्या आप हमें बता सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट करना है, करंट और टाइम पता है, क्या फॉर्मूला लगेगा? हुनैन, हुनैन, चार्ज बाय करंट एंड टाइम। सर करंट है 1.7 मिली एम्पियर, टाइम है 300 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो चार्ज आ जाएगा, और बेटा चार्ज की यूनिट होगी कूलम। तो हुनैन भाई भी हमें रिप्लाई नहीं कर रहे, मोहम्मद सलीम भी रिप्लाई नहीं कर रहे, हसन शफकत तो मुझे यकीन है कि रिप्लाई कर देंगे। हसन बेटा, अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन, हाँ बेटा हसन, आप तो मौजूद है ना, बस हम खाली ये पूछना चाह रहे हैं बेटा, हम सवाल भी नहीं पूछ रहे आपसे। आप सिर्फ ये बता दें आप क्लास में मौजूद है, जबरदस्त। आगे चले बेटा, सवाल ये है कि किसी वायर से करंट पास हो रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपने बनानी है, और जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन क्या है? तो आप देखिए करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे। तो अगर मैं अपने अंगूठे को स्क्रीन में अंदर की तरफ कर लूं तो मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और अगर मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो ये पहला सर्कल, पहली मैग्नेटिक लाइन, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन, ये तीसरी, और ये चौथी। ये बेटा मैंने मैग्नेटिक लाइनें बना दी। ऑल दोस्त ने बोला था खाली 3 बना दें, हमने जज्बात में 3 से ज्यादा बना दी। इन तीनों की जो डायरेक्शन होगी इट इज क्लॉकवाइज। तो एक तो इन मैग्नेटिक लाइनों की खूबी ये है कि ये मैग्नेटिक लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन मैग्नेटिक लाइंस के बिटवीन का जो गैप है, आप गौर करना, ये गैप छोटा है, ये गैप मैंने जानबूझ के बढ़ा रखा है,
और ये गैप मैंने बहुत बड़ा रखा है। जितना बड़ा गैप होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक लाइंस के बिटवीन की स्पेसिंग, यानी स्पेसिंग बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस, स्पेसिंग बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज भी मैंने बेटा यहां ड्रॉ कर दिया है। आगे चले जनाब, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहते हैं करंट इन द वायर मैंने इंक्रीज कर दिया, डायरेक्शन को बेटा मैंने रिवर्स कर दिया, तो बताइए क्या क्या फर्क आ जाएगा। जवाब, सर जितना ज्यादा करंट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपने करंट को रिवर्स कर दिया तो इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देगी। जैसे राइट नाउ मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज है, तो उस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, बताइए ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं। बताइए हाई वोल्टेज करने से एफिशिएंसी क्यों हाई हो जाती है, बेहतर हो जाती है, इवन दो थिन वायर यूज कर ले। तो कई दफा समझा चुके हैं, यहाँ पे जल्दी से आपको समझा देते हैं कि सर जो पावर लॉस होती है ना, पावर लॉस, उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर में जरा यूं समझिएगा कि सर जब हम पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, पावर स्टेशन पे जहां से बिजली बनती है वहां पे लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देता है। सर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट रिड्यूस हो जाता है, और करंट रिड्यूस होने से पावर लॉस रिड्यूस हो जाती है। रेजिस्टेंस में एरिया वगैरह शामिल होता है, पर अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। काम की बात बेटा ये है कि फॉर हाई वोल्टेज देयर विल बी वेरी स्मॉल करंट। ठीक है ना, अब आप यूं लिखोगे हाई वोल्टेज, वैसे मैं नोट्स में सारी बातें ये बहुत तफसील से लिखवा चुका हूं। हाई वोल्टेज लो करंट, और करंट लो होगा तो पावर लॉस कम हो जाएगी। फॉर्मूले का रेफरेंस दीजिएगा, बाय फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, बाय फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। अच्छा जनाब, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा दूंगा। 9 बहुत आसान सवाल है। मेरा दिल चाह रहा है कि पहले मैं आपको जरा ये मुश्किल सवाल करा दूं, स्पेस फिजिक्स वाले। मैं चाह रहा हूं बेटा पहले आपको स्पेस फिजिक्स के मुश्किल सवाल करा दूं। तो स्पेस फिजिक्स के बेटा मुश्किल क्वेश्चन में आ जाए, स्पेस फिजिक्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आ रहा हूं वापस। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये हमारी जमीन है, जमीन के अराउंड ये मून घूम रहा है और ये सूरज है। ठीक है, अब यहाँ पे सूरज है। जब मून यहाँ पर होता है तो आपको पता है मून इतनी तेज ब्राइट सनलाइट के अंदर, और जब रात का टाइम होगा तो हम लोग तो यहाँ पर होंगे ना बेटा, जब नाइट होगी तो हम लोग यहाँ पर होंगे, हम यहाँ पर होंगे, सूरज यहाँ पर है, तो हमें चांद नजर ही नहीं आता। जब चांद नजर नहीं आता तो अभी हम लोग चांद देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने टाइम में चांद घूम के इस तरह आना शुरू कर देता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं, पूरा समझाऊंगा गलत हो जाएगा, सिर्फ सवाल करना चाहिए मुझे। बेटा हसन, हसन आपसे इतना आसान सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए जब चांद ऐसा होता है यानी आधा डार्क आधा ब्राइट, तो वो चांद इस वक्त कौन सी पोजीशन पर होता है? पोजीशन सी पर होता है, बी पर होता है, ए पर होता है, कहां पर होता है बेटा हसन? बिल्कुल आसान सा सवाल, चांद कहाँ होगा जब चांद मुझे ऐसा नजर आ रहा होगा? जी बेटा हसन, बिल्कुल सही आपने बताया है कि जब चांद 7 डेज का हो जाता है
तो चांद पोजीशन ए पर होता है। अब बेटा हसन आप ही बता दो, फुल मून कितने टाइम पर किस पोजीशन पर आ जाएगा? सी। सी पे तो बेटा नजर ही नहीं आता यार, सी पे तो नजर ही नहीं आता। ठीक है, सी पर नजर नहीं आता। अच्छा अब चलो अपना आंसर बदल लो। हाँ बेटा हसन, आंसर बदलो। बिल्कुल सही, जी पर पूरा नजर आता है। जी पर पूरा नजर आता है, सनलाइट इसके ऊपर इतनी पड़ती है। ठीक है जनाब। और हम यहाँ पर होते हैं रात के वक्त में, तो हमें चांद पूरा नजर आता है। तो जी पर पूरा नजर आएगा, जी पर पूरा नजर आएगा। ठीक है। अच्छा अलबत्ता एक बात थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं, कि जिस तरह अभी आपने यहाँ पे नोट किया कि चांद पोजीशन ए पर ऐसा है। ठीक है जनाब। और उसके बाद जी पे तो खैर फुल नजर आएगा, जी पे तो फुल नजर आएगा। ई पर कैसा होगा सर? ई पर ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ब्राइट हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये ऐसी हमने दो तीन पोजीशंस आपके सामने डिस्कस कर ली है। अच्छा जी और आगे चले। सवाल, हसन आपसे ही हमारा सवाल। बताइए चांद जमीन के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? चांद जमीन के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? नहीं ना यार हसन भाई, रमजान में कितने रोजे होते हैं? रमजान में बेटा कितने रोजे रखते हो? आजकल रमजान है इसलिए पूछ रहा हूँ। यार रमजान में कितने रोजे होते हैं यार? हाँ। हाँ 29 30 इसी तरह के रोजे होते हैं ना बेटा। तो इसी तरीके से जो चांद होता है यहाँ से चल के तब घूम के वापस आता है ना बेटा, इसको 28 डेज लगते हैं। और 28 डे पे वो गायब हो जाता है, फिर हम उसको यहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि चांद देख के रोजा रखते हैं, चांद देख के ईद करते हैं, तो बेटा चांद जो घूमता है ना जमीन के अराउंड, वो एक महीने में घूमता है। और एक महीने का मतलब फिजिक्स वाले कहते हैं 27.3 डेज, राउंड ऑफ कर ले तो 28 डेज। और डेली लाइफ में बोले तो हम बोलेंगे एक महीने में घूम के आता है। ठीक है, चांद एक महीने में घूम के आता है। हसन एक और सवाल, बताना हमारी जमीन सूरज के अराउंड कितने टाइम में घूम के आती है? जी, जमीन अराउंड द सन 365 डेज। ये मुझे ना अगले सवाल में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा बेटा हसन आज आप माशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टिव चल रहे हैं। बेटा हसन मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। कह रहे हैं जो जमीन है वो सूरज के अराउंड घूम रही है, जमीन की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करना है, जमीन की ऑर्बिटल स्पीड। खाली फॉर्मूला बता दें क्या होगा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला? हसन, हसन बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, सूरज के अराउंड जमीन घूम रही है, सूरज के अराउंड जमीन घूम रही है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। ये जमीन, ये सूरज। सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जमीन सर्कुलर रास्ते पर घूम रही है, सर्कुलर रास्ते की सर जो लेंथ होती है ना, उसे कहते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो भाई जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा बेटा लिख लो यार, फार्मूला शीट बनाओ बेटा, कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड कभी भी आएगी तो आप लिखोगे 2 पाई आर अपॉन टी। इस 2 पाई आर अपॉन टी में बेटा टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर फॉर रेडियस, और रेडियस सूरज के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो अर्थ और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस बेटा ये रहा। और आंसर किलोमीटर में चाहिए तो किलोमीटर को खराब नहीं कीजिएगा, 1.5 एक्सपोनेंट 8 ऐसे ही रहने दें। किलोमीटर को ऐसे ही रहने दें, इसको किलोमीटर में ही रहने दें। 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। नीचे लिखा हुआ है टाइम, टाइम। तो बताइए बेटा जमीन सूरज के अराउंड घूम रही है, कितने टाइम में घूमती है? आप कहेंगे सर 365 डेज में। जमीन सूरज के अराउंड घूमती है
365 डेज में, और हर दिन में होते हैं 24 आवर्स। हर दिन में होते हैं 24 आवर्स। तो ऊपर का डिस्टेंस किलोमीटर में है, नीचे का टाइम आवर में है, तो आंसर ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करा रहा, कैलकुलेटर बाद में चला लीजिएगा। अच्छा जी, सवाल बताइए, सूरज से जमीन तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? ये सवाल बच्चों को याद होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पर ये सवाल का आंसर बच्चों को याद होना चाहिए। सदीम बेटा, मुझे पता है आपको याद है, सदीम बताना, सूरज से लाइट जमीन तक कितनी देर में आती है? 8 मिनट में आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, सर डिस्टेंस ये रहा, जमीन सूरज का डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर पर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो इसका किलो हटाना पड़ेगा, और इसका किलो हटाने के लिए एक्सपोनेंट 3 लगाना पड़ेगा। किलो हटाने के लिए एक्सपोनेंट 3 लगाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है स्पीड, स्पीड है बेटा 3 एक्सपोनेंट 8। टाइम आपने कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम 500 सेकंड आएगा। ठीक है बेटा, टाइम आएगा 500 सेकंड। सूरज से जमीन तक लाइट आने में टाइम लगता है 500 सेकंड, और सूरज के बाद जमीन का जो करीब तरीन स्टार है, प्रोक्सिमा उसका नाम है, वहां से लाइट चलती है, जमीन तक आने में लगा देती है 4.2 लाइट ईयर, यानी लाइट 4 साल तक चलती रहेगी, तो फिर जमीन पर पहुंचेगी। तो आप समझ लें लाइट ईयर डिस्टेंस है। खैर आगे चले बेटा, सवाल ये है, इस सवाल को बेटा फाइक बेटा आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रोटो स्टार और हमारा सूरज स्टेबल स्टार, ठीक है जनाब, क्या कंडीशन होती है कि प्रोटो स्टार स्टेबल स्टार में कन्वर्ट हो जाए? स्टेबल स्टार बनने की कंडीशन क्या है? जी बेटा, स्टेबल स्टार बनने की कंडीशन फाइक बेटा बताएं। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। सर जो हमारा सूरज है ना, इसका मास बहुत जबरदस्त मास है, बहुत बड़ा मास है। इस मास की वजह से जबरदस्त ग्रेविटी है, तो उस ग्रेविटी की वजह से हम कहेंगे देयर इज इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को इस स्टार पर जो धमाके हो रहे हैं, सूरज पर जो फ्यूजन रिएक्शन के धमाके हो रहे हैं, उससे रेडिएशन का एक प्रेशर पैदा होता है। ठीक है जनाब, तो जब इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू हो जाती है आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर के बराबर, आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर की फोर्स के बराबर, तो जब इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स आउटवर्ड रेडिएशन फोर्स के बराबर हो जाती है, आउटवर्ड रेडिएशन फोर्स के बराबर हो जाती है। आउटवर्ड रेडिएशन फोर्स क्या है? सर इस पर जो ब्लास्ट हो रहे हैं, सर इसके ऊपर जो धमाके हो रहे हैं, सर उन धमाकों से जो रेडिएशन का बेटा प्रेशर बन रहा है, सर उस रेडिएशन का प्रेशर, उन रेडिएशन का प्रेशर, सर जब इक्वल टू रेडिएशन का प्रेशर जब इक्वल टू आउटवर्ड प्रेशर हो जाता है, इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर हो जाता है, तो इट बिकम्स स्टेबल स्टार। तो बेटा याद दिलाना चाह रहा हूं, प्रोटो स्टार, नेब्यूला, प्रोटो स्टार के बाद मेन सीक्वेंस स्टार, और मेन सीक्वेंस स्टार पे क्या कुछ होता है तो वो लंबी करूंगा तो आप बोलेंगे सर टॉपिक से आप हट रहे हैं। हम टॉपिक पर ही वापस आ रहे हैं।
टॉपिक क्या है, तो बेटा इससे अगला सवाल कराने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे अगला सवाल कराने के लिए एक छोटी सी बात याद दिलाऊंगा, फिर मैं अगले सवाल पे लेके जा सकूंगा। बात बेटा ये है कि ये बताइए कि बिग बैंग क्या है। सर बिग बैंग हमारा ख्याल ये है कि 14 बिलियन ईयर पहले एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट जिस जगह पे हुआ उस जगह को कहते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट। उस सिंगुलैरिटी पॉइंट से जितनी गैलेक्सीज पैदा हुई वो सारी की सारी गैलेक्सीज दूर भाग रही हैं। वो सारी की सारी गैलेक्सीज उस सिंगुलैरिटी पॉइंट से दूर भाग रही हैं। दूर भागने की स्पीड को कहते हैं रिसेशनल स्पीड। ठीक है जनाब, रिसेशनल स्पीड, दूर भागने की स्पीड रिसेशनल स्पीड। और हबल्स लॉ ये है कि रिसेशनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती जा रही है वो उतनी फास्टेस्ट होती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर हमने उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यानी स्पीड डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट। और बेटा इसी कांस्टेंट का नाम हबल्स कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट का नाम हबल्स कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसी हबल्स कांस्टेंट से हम लोगों ने एज ऑफ यूनिवर्स भी निकाली हुई होती है। याद दिलाना चाह रहा हूं कि अगर आप हबल्स कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर दोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ हबल कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज ऑफ यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड एज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जनाब, ये मैंने कुछ बातें आपको याद दिला दी। अब याद दिलाने के बाद आप बोलेंगे सर सवाल पे वापस आ जाए। सवाल है डिफाइन हबल कांस्टेंट। सर बताएं हबल कांस्टेंट होता क्या है। तो देखिए हबल कांस्टेंट अभी अभी मैंने आपको नोट्स में दिखाया कि हबल कांस्टेंट रिसेशनल स्पीड और डिस्टेंस का रेशो होता है। तो आपको हमेशा एग्जाम में मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी चाहिए। बेटा ये डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि मुझे डेफिनेशन ये नोट्स में भी नहीं मिली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई होगी, वहां पे नहीं लिखी हुई डेफिनेशन। लिखना बेटा डेफिनेशन, द रेशो between the ratio between recessional speed of galaxies। ठीक है बेटा, जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर भाग रही हैं। जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर भाग रही है। तो रिसेशनल स्पीड ऑफ गैलेक्सीज और उन गैलेक्सीज का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन अर्थ पे रहते हुए कर रहे हैं भाई, इसी रेशो का नाम है हबल्स कांस्टेंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है हबल कांस्टेंट को डिफाइन करें। सर इट इज अ रेशियो बिटवीन रिसेशनल स्पीड ऑफ गैलेक्सीज एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। इट इज कॉल्ड हबल कांस्टेंट। या एक और डेफिनेशन है कि आपको याद होगा कि जो एज ऑफ यूनिवर्स है, एज ऑफ यूनिवर्स इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ हबल कांस्टेंट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हबल कांस्टेंट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। खैर मुझे जो मुनासिब लगी मैंने वो ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दी है। अच्छा आगे चले। आगे चल के कहते हैं कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, खुद आपको वैल्यू बता रहे हैं, खुद आपको वैल्यू बता रहे हैं। और वैल्यू बताकर कह रहे हैं कि इक्वेशन लिखें, खाली इक्वेशन लिखें जिससे हम एज ऑफ यूनिवर्स निकाल सकें। तो इसका आंसर है सर एज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू 1 अपॉन हबल्स कांस्टेंट। इक्वेशन लिखनी है जी, हबल कांस्टेंट लिख सकता हूं मैं। एज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन हबल कांस्टेंट। और फिर कह रहे हैं कि इसे कैलकुलेट भी करके दिखाएं। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। एज
इक्वल टू 1 अपॉन हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट